लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी वक्त निकाला है इस मंच पर सवालों का सामना करने के लिए, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के लिए। तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ भी हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, तो एक बार सभागार में मौजूदगी उनके लिए भी जोरदार तालियां एक बार जोरदार हो जाइए। तालियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ये हुई बात। अब कम से कम दो खास मेहमान और हमारे बीच पहुंच चुके हैं, प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और इसके साथ ही कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर में इन दोनों मंत्रियों से भी सवाल और जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। जनता टीवी के सवाल होंगे, इनके जवाब होंगे और ये वो जवाब और सवाल होंगे जो जनता जानना चाहती है। तो चलिए अगले सत्र की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे चीफ एडिटर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी मंच पर हैं और हमारे मेहमान भी पहुंच चुके हैं अगले सत्र के, जिनको सवालों का सामना करना है। प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हमारे बीच हैं, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी इस बीच मौजूद है। अगले सेशन में सवाल हिमांशु द्विवेदी जी हमारे चीफ एडिटर करेंगे और जवाब देने के लिए होंगे प्रदेश के दो मंत्री, और दोनों ही अहम महकमे हैं, वो चाहे कृषि मंत्रालय की बात हो या फिर वित्त मंत्रालय की बात हो, और दोनों ही विभागों के मंत्री इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो चलिए उन्हें मंच पर हम बुलाएंगे और सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी हमारे सीईओ दीपक अरोड़ा जी से कि वो वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी को अपने साथ मंच पर लेकर आए, और तब तक आप डालिए उनके सियासी सफर पर एक नजर। जोरदार तालियां भी हो जाएं एक बार। %95% की बढ़ोतरी की गई। उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 लागू की गई। HSIIDC ने पायलट आधार पर बूथ और प्लाटों की नीलामी के लिए ई नीलामी प्रणाली शुरू की। HSIIDC ने ई सेवा पोर्टल, इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल, ई ऑक्शन की शुरुआत की। IMT रोहतक और औद्योगिक विकास केंद्र साहा में टूल रूम को मंजूरी मिली। इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मंजूरी मिली। ग्लोबल सिटी परियोजना में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली। जिला सोनीपत में मेगा फूड पार्क स्थापित करने को मंजूरी मिली। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना तैयार करवाई गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मद्देनजर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए सहमति बनी। प्रदेश का वार्षिक बजट करीब 1,15,000 करोड़ पहुंचा। इस तरह के कई और अहम योगदान
कैप्टन अभिमन्यु ने अपने 4 साल के कार्यकाल में दिया है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अपनी सफल आर्थिक नीतियों और अपनी कार्यकुशलता से अपने विभागों के कामकाज को 4 सालों के कार्यकाल में एक नई दिशा देकर नए मुकाम पर पहुंचाया है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी का। और अब हम जनता टीवी के सीनियर मार्केटिंग मैनेजर सुनील गुलाटी जी से गुजारिश करेंगे कि वो प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को मंच पर लेकर आएं, लेकिन उससे पहले एक नजर उनके सियासी सफर पर। ओम प्रकाश धनखड़ मौजूदा सरकार में कृषि समेत कई अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने मनोहर सरकार के 4 साल के कार्यकाल में अपना अहम योगदान दिया है। वरिष्ठ राजनेता और अनुभवी ओपी धनखड़ ने किसानों के हित के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा ओपी धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। ओपी धनखड़ को बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में 2 बार चुना गया है। 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बादली विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। कृषि विभाग की कमान संभालने के बाद ओपी धनखड़ ने बीजेपी सरकार की मंशा किसानों की आय दोगुनी करने के इरादे से कई कदम उठाए। कम लागत में कैसे किसान भाई अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, इसके लिए भी विभाग की ओर से कई इनिशिएटिव्स लिए गए। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया। खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना किया गया। भावांतर भरपाई योजना के तहत टमाटर, आलू, प्याज और फूलगोभी के न्यूनतम भाव निर्धारित किए गए। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत 44.35 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के किसानों को 45 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर प्रदान किए गए। मनोहर सरकार में मंत्री ओपी धनखड़ की ओर से कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए जो सतत प्रयास किए गए हैं, उनके उत्साहजनक और सकारात्मक परिणाम भी अब दिखने लगे हैं और किसानों की आय दोगुनी होने के साथ साथ किसान भाइयों का जीवन भी खुशहाल होने लगा है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के लिए भी, और सुनील गुलाटी जी से गुजारिश की वो मंच की ओर लेकर आएं। और चलिए अब अपने मेहमानों का हम स्वागत करेंगे और मेरी गुजारिश हमारे दीपक अरोड़ा सीईओ से भी है कि वो भी मंच की ओर आएं। और सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी हमारे चीफ एडिटर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से कि वो बुके देकर प्रदेश की वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। और चलिए कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे सीईओ दीपक अरोड़ा जी। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों ही मिनिस्टर्स के लिए। और चलिए स्वागत हुआ। अब सिलसिला होगा सवाल और जवाब का, और इस बार के सेशन में हमारे चीफ एडिटर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी सत्र की ओर बढ़ेंगे। सर, नाउ इट्स ओवर टू यू। धन्यवाद पूजा एवं दीपक। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा कि आज के हमारे इस लगातार चल रही चर्चा में जो 2 सम्मानित सदस्य इस सेशन में मौजूद हैं, वह प्रदेश सरकार के तो वरिष्ठतम मंत्री हैं ही, साथ ही साथ उनके साथ में एक अजीब सा संयोग भी है। संयोग इस बात का कि इस सरकार के गठन से पहले दोनों ही राष्ट्रीय फलक पर पार्टी संगठन में सक्रिय थे। सरकार बनने का नतीजा ये रहा कि जो पूरे देश को देख रहे थे वो अचानक प्रदेश को देखना शुरू कर दिए। तो जहां एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत में कैप्टन अभिमन्यु उस समय पार्टी को सेवाएं दे रहे थे, वहीं ओम प्रकाश धनखड़ जी किसान मोर्चा के अखिल भारतीय अध्यक्ष थे। और ख़ासतौर पर मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा और इस सभागार में जो लोग बैठे हैं कि जो नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तहत पूरे देश भर के किसानों से जो लोहा एकत्रित किया गया था, उस कार्य को जिस शख्स ने अंजाम दिया था उसका नाम तो ओम प्रकाश धनखड़। मैं चाहूँगा हमारे दोनों अतिथियों के लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। धन्यवाद हिमांशु जी। तो हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो अपनी बातचीत की शुरुआत सरकार के 4 साल के कामों पर कर रहे हैं। तो
तो कोई भी सरकार के अगर कामों का विश्लेषण करना होता है तो सबसे पहले उसकी वित्त व्यवस्था का आकलन करना पड़ता है। कोई भी काम करने के लिए सबसे पहली जरूरत पैसे की होती है, और पैसे की जब जरूरत होती है तो किसी भी मंत्री से बात की जाती है, सरकार से बात की जाती है, तो वो निजी चर्चाओं में ये बोलते रहते हैं कि हम तो बहुत कुछ कर लेते पर वित्त विभाग का रोड़ा अटक गया। तो मैं धनखड़ साहब से पहले पूछना चाहूँगा कि वित्त विभाग ने आपके साथ में क्या बर्ताव रखा, कुछ ठीक ठाक रहा कि नहीं रहा इन 4 साल में? देखिए, मैं मेरे वित्त मंत्री साथी कैप्टन अभिमन्यु जी का, मेरे रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं ये साथ में, इनका बहुत बड़ी जो कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां हैं उसमें हमारे वित्त मंत्री और हमारे रेवेन्यू मंत्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हरियाणा के किसानों को जो जोखिम फ्री करने का काम हमने किया, 12,000 रुपये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का मुआवजा दिया, और आज जो छाती ठोक कर हम कहते हैं कि 3600 करोड़ रुपये हरियाणा के किसानों के खाते में हम पहुंचा सके, तो हमारा अगर यार दिलदार नहीं होता मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से धनखड़ जी के वक्तव्य के संदर्भ में। हम जो इतना बड़ा जो किसान को जोखिम फ्री करने का पूरे देश में डंका बजाते हैं वो नहीं कर पाते। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि किसानों के मुद्दे, किसानों के लिए अभी हम बाजरा की खरीद कर रहे हैं, 1950 रुपये का भाव दे रहे हैं। अगर वित्त मंत्रालय अपनी पोटली ना खोले, खरीद के लिए अगर पैसे ना देवे, तो भैया वित्त के बिना तो कुछ भी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो जोड़ी है और इस सरकार का जो एक अपनी ट्यूनिंग है, हर विषय पर जिस प्रकार से हम मिलकर काम करते हैं, तो जो A जमा B की 2 होल स्क्वायर होता है ना, उस प्रकार से हमारा रिजल्ट जो है वो 52 की बजाय 100 में आता है। क्या बात है। मेरा सवाल कैप्टन अभिमन्यु जी आपसे है। धनखड़ साहब ने बड़े दिलदार शब्दों में आपको दिलदार बताया कि अगर यार दिलदार ना होता तो ये कैसे होता, पर सवाल इस बात का है कि जब आप सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तो मुझे याद है उस समय पर आपका मुद्दा हुआ करता था कि हरियाणा राज्य की वित्त व्यवस्था खराब हो चुकी है, खजाना खाली हो चुका है। तो खाली खजाने के साथ में दिलदारी कहाँ से आ गई? तो सरकार का इन 4 सालों में ऐसा क्या हिसाब किताब बना जिसमें आप दिलदारी दिखा पा रहे हैं? हिमांशु जी, जैसा कि आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा कि हमारी सरकार का जो मूल चरित्र है कि हमने एक टीम भावना के साथ काम किया है, और वो टीम केवल मात्र मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की नहीं है। हमने मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी और हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों की एक टीम बनाने का काम किया है। एक नई टीम भावना पूरे प्रदेश की 36 बिरादरी में, सर्व समाज में हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना पर हमने काम किया है, और जिसके अब सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उदाहरण के तौर पर आपने ठीक कहा कि 2014 में जब हम आए तो हमने एक वाइट पेपर प्रेजेंट किया था। श्वेत पत्र के माध्यम से हरियाणा की वित्तीय स्थिति की हमने एक समीक्षा करके जनता के सामने रखी थी। नए संकल्प भी उसमें से निकाले थे कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो 14वें नंबर पर था पूरे देश में, उसको हमने आज 3रे नंबर पर लेकर के आए। ये केवल मुख्यमंत्री या मंत्री हमने मिलकर के कर दिया, ऐसा नहीं है। इसमें सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले तमाम अधिकारी, कर्मचारी सबने इसमें सहयोग दिया, इसलिए 3रे नंबर पर आए। अब स्वाभाविक है कि जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ तो बिजनेस की ग्रोथ हुई है, बिजनेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है हरियाणा में, तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ का लाभ जो जीडीपी ग्रोथ में दिखाई देता है, तो वो राजस्व के अंदर भी वो परिलक्षित हुआ, राजस्व में परिवर्तित हुआ, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जो स्टेट के रेवेन्यूज़ हैं वो इस कदर बड़े हैं, जीडीपी के रेशो में जो आइडियल होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, उसके कारण से हमारी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई। साथ ही साथ हमने कई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो लॉस में थे उनके लॉसेस को कम किया, उनके प्रॉफिट को बढ़ाया। आज हरियाणा प्रदेश 4 की 4 बिजली कंपनियां जो कभी भी इतिहास में प्रॉफिट में नहीं आई थी जब से बनी थी, आज 4 की 4 बिजली कंपनियां आज प्रॉफिट में आई हैं। तो एक कुल मिलाकर के जो एक बार जोरदार तालियों से इस उपलब्धि के संदर्भ में सराहना की जानी चाहिए। सराहना इसलिए क्योंकि मैं पूरा देश घूमता हूँ, तमाम राज्यों की जो बिजली कंपनियां हैं वो आज भी घाटे में ही चल रही हैं। ऐसे में अगर प्रदेश के वित्त मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि उनके राज्य की 4 बिजली कंपनियां मुनाफे में आ गई है, तो निश्चित रूप से ये तो एक शोध कार्य का भी विषय हो सकता है। ये कसावट है साहब। ये कुल मिलाकर के जिस प्रकार से हमने शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया, उसमें पारदर्शिता, जवाबदेही लाने का काम किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, वेस्टेज, लीकेज और पिल्फरेज, इन तीनों चीज़ों पर चेक किया, और टारगेट बेनिफिशियरी को सीधा उसके बैंक के खाते में वो पैसा मिल पाए, ये सुनिश्चित किया।
तो स्वाभाविक है कि हमारी आय में वृद्धि हुई, तो उसमें भी लीकेज होती थी, वो खत्म हुई। जो एक्सपेंसेस थे उसमें जो पिल्फरेज वेस्टेज होती थी उस पर भी चेक लगा। तो बेहतर वित्त प्रबंधन पूरे प्रदेश में सब विभागों में हुआ है। उसका परिणाम है कि खजाने में हमें कोई दिक्कत नहीं रही है। आपका कहना है कि वित्त प्रबंधन के कारण स्थिति बेहतर हुई है, पर विपक्षी दल तो ये आरोप लगाते हैं कि कर्ज लेकर घी पिया जा रहा है और राज्य पर निरंतर कर्जा बढ़ रहा है और इसके कारण से जो है ये खुशहाली दिखाई दे रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? विपक्ष के मित्रों को मैं इतना कहूँगा, 2014 के पहले के आईने से बाहर निकलें। अभी तक वो 2014 के पहले के आईने में अटके हुए हैं। वास्तव में तब ये स्थिति थी कि कर्ज लेकर के वो घी पी रहे थे। इसका मैं सीधा सीधा फैक्ट्स के साथ आपको बताऊं कि टोटल सरकार के खजाने में जो राजस्व आता था उसका 103% वह सरकार अपनी तनख्वाह में, पेंशन में और ब्याज में खर्च कर देती थी। 103%, यानी कि कर्ज लेकर के घी पी रही थी। और 2.5 करोड़ जनता के विकास के लिए पैसा केवल कर्जे से ही लिया जा सकता था। वो हमने दुरुस्त किया, जो वो 103% को घटा करके हमने उसको 89% पे लाए। यानी कि 100 रुपये अगर सरकार के खजाने में आएंगे तो अब तनख्वाह, पेंशन और ब्याज में जो पहले 103 रुपये जाते थे अब 89 रुपये गए। 14 रुपये की जो बचत हुई है, तो उसका जो आज जो विपक्षियों को यही हमारा जवाब है कि आपके समय में वास्तव में कर्ज लेकर के घी आप पी रहे थे, हमने कर्ज लिया है वो जनता को घी पिलाने का काम किया है। मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप तो स्वयं काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, आपने बताया कि पहले 103% था और वह जो है 89% हो गया है। तो आप तो स्वयं इकोनॉमिक्स के भी विद्यार्थी रहे हुए हैं, प्रबंधन का भी आपने जो है हार्वर्ड से शिक्षा ली हुई है, तो 89% पर भी आप संतुष्ट हैं या कोई टारगेट रखा हुआ है कि एक आदर्श सरकार में यह खर्चा कितना रहना चाहिए जो प्रशासनिक व्यय में जाना चाहिए? देखिए, आदर्श से तो अभी हम बहुत दूर हैं। आदर्श अगर आप करेंगे तो 70% तक इसको लेकर के आना चाहिए। लेकिन हरियाणा की और हमारे आसपास के राज्यों की जिस प्रकार की राजनीतिक निर्णय की एक इतिहास रहा है, उसके कारण से ये बढ़ता चला गया। तो उस पर मैं इससे अधिक टिप्पणी न करते हुए कि वास्तव में हरियाणा के 2.5 करोड़ मालिकों का भला उस दिन होगा जिस दिन हरियाणा प्रदेश के राजस्व में, खजाने में आया हुआ जो कुल रेवेन्यू है उसका 70% से ज़्यादा वह सरकार चलाने पर या ब्याज देने में व्यय नहीं हो, ताकि 30% और नया लेने वाला जो लोन है उसको मिला करके वह 2.5 करोड़ जनता का भला करने का काम हम कर पाएँ। यह उस दिन सार्थक और साकार हमारा संकल्प है कि हम इसको ऑप्टिमम लेवल पर लेकर के आएंगे। नरगढ़ जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपके पास आने के लिए मेरे पास एक बड़ा सार्थक सवाल है। सवाल यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। किसानों के हित की लंबी लड़ाई का आपका स्वयं का इतिहास है, पार्टी का इतिहास है, साथ साथ आपका भी इतिहास है। सवाल यह है कि जिन मुद्दों पर आप लड़ाई लड़ा करते थे मोर्चा अध्यक्ष के नाते, एक मौका मिला आपको 4 साल से प्रदेश का कृषि मंत्री होने का, जो दावे आप किया करते थे, जो मांगे आप किया करते थे, इन 4 सालों में उन मांगों को आप कितना साकार कर पाए जब स्वयं सत्ता आपके हाथ में आई इस राज्य के अंदर? देखिए, मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जिन्होंने लड़ाई लड़ने का मौका भी मिला और अपने ज़माने में, अपने समय में उन चीज़ों को क्रियान्वित होते हुए देखा। सबसे बड़ी बात आप कह सकते हो, आपने शब्द प्रयोग से बचे, स्वामीनाथन कमीशन। उस कमीशन की सिफारिशों के हिसाब से देश भर में हमने आंदोलन किया और हमने कहा कि इसकी जो आर्थिक सिफारिशें हैं और बाकी भी जो सलाह की सिफारिशें हैं सभी को इम्प्लीमेंट किया जाए। और जैसा आप कह रहे हो कि मेरी बड़े फोटोएं, भाषण बहुत ट्रोल किए गए, रेवाड़ी रैली का भाषण बहुत चलाया गया, यहाँ चंडीगढ़ की हमारी एक कुर्ता उतार कर प्रदर्शन था जिसको बहुत प्रतिपक्ष ने भी विधानसभा से लेकर सब स्थानों पर उसकी बड़ी व्यापक चर्चा की। लेकिन आज मैं गर्व के साथ, आनंद के साथ कह सकता हूँ कि जो लड़ाई हमने लड़ी, जिसके लिए रैली रोकी, जिसके लिए पद यात्राएँ की, जिसके लिए साइकिल यात्राएँ की, जिसने पूरा दम लगा के प्रदर्शन किए, आज भारत के किसानों को आर्थिक आज़ादी मिली है। ये लगातार आज़ादी से आवाज़ उठ रही थी कि किसानों को प्रॉफिटेबल प्राइस दिया जाए, लाभकारी मूल्य दिया जाए। लेकिन 1966 में पहली बार एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना, फिर 1980 में उसको एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन का नाम दिया गया। और इन दोनों में जो पैरामीटर्स बनाए गए और जो शब्द प्रयोग हुआ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें कहीं भी प्रॉफिट शामिल ही नहीं किया गया।
जब भी प्रॉफिट की बात करते थे तो एक बात कही जाती थी कि ये तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो 1 रुपया भी बढ़ा दिया जाता था, जो 5 रुपये भी बढ़ा दिया जाता था, चुनाव आता था तो 80 रुपये भी बढ़ाते थे, लेकिन लॉजिक ना 1 रुपये का था, ना 5 रुपये का था, ना 80 रुपये का था, क्योंकि तत्कालिकता चुनाव थी तो वो एक लॉजिक होता था। इसलिए ये जो बार बार मांग उठती थी कि आपने जो पैरामीटर रखे हैं CACP के, कि भाई इसमें आपने थोक सूचकांक क्या है खेती के चीज़ों का वो देख लिया, कंज्यूमर पर क्या रेट पड़ेगा वो देख लिया, इंटरनेशनल प्राइसेस क्या हैं वो आपने देख ली, क्रॉप पैरिटी देख ली, दूसरी फसलों पे क्या असर पड़ेगा, एग्रो इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा वो देख लिया, और किसान की लागत देख ली, लेकिन किसान का प्रॉफिट कहीं भी नहीं आता था। इसमें चौधरी चरण सिंह जी भी भारत के प्रधानमंत्री बने, वो भी इसको शामिल नहीं करा पाए। चौधरी देवीलाल जी भी भारत के उप प्रधानमंत्री बने, वो भी CACP के इन पैरामीटर्स में प्रॉफिट शामिल नहीं करा पाए। और देवगौड़ा जी भी भारत के प्रधानमंत्री बने। और कांग्रेस पार्टी ने तो वो पाप किया कि 2006 में उनके पास रिपोर्ट आ गई थी, 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को दबाए रखा। बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जो हरियाणा के थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी जिसमें बादल साहब भी थे, नीतीश कुमार भी थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, और बड़े परिश्रम करके इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कैसे इंप्लीमेंट हो। और दिसंबर 2010 में मनमोहन सिंह जी को सौंप कर आए जो वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस पर भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि अब MSP नहीं, अब मिनिमम प्रॉफिटेबल प्राइस है। अब अगर आपकी लागत 1000 रुपये है तो 1500 देना ही पड़ेगा, आपकी लागत 1200 है तो 1800 देना ही पड़ेगा, और आपकी लागत 1400 है तो 2100 देना ही पड़ेगा, और आपकी लागत 2000 है तो 3000 देना ही पड़ेगा। अब कोई माई का लाल इससे पीछे नहीं जा सकता, जो भी जाएगा इससे आगे जाएगा। और जब हमने ये अनाउंस हुआ, हमारी केंद्र सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट की, तो प्रतिपक्षी दलों ने एक सवाल उठाया, बोल तो दिया खरीदेंगे क्या, क्योंकि मोटे तौर पर धान और गेहूं की खरीद होती रही है, बाकी की मामूली खरीद होती रही है। लेकिन आज आप देख रहे हैं खरीफ की जितनी भी फसलें मंडी में आ रही हैं, बाजरा हो, चाहे कपास है, चाहे धान है, और चाहे वो मक्का है, चाहे मूंग है, हर फसल को हम खरीद रहे हैं और पूरी तरह से किसान के साथ खड़े हैं। जो वादा किया था उसको पूरा करके दिखा रहे हैं। तो ये जो हुआ है, ये भारत के इस आज़ादी के बाद के इतिहास में पहली बार हुआ है, और मैं इसको किसानों की आर्थिक आज़ादी का पर्व कहता हूँ। एक बात अपोजिशन कहता है कई बार हमको कि हमारी निंदा भी करता है, आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया। वो निंदा का प्रकार ऐसा है कि उन्होंने नंगे पैर चलाया इतने वर्षों तक, हमने चप्पल दी, वो कहते हैं जूते मिलने चाहिए थे। मैं कहता हूं अगर दम है अपोजिशन में तो कहे ना कि हम 50% का 60% करेंगे, हम 60% का 70% करेंगे। एक भी शब्द कोई कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियां नहीं बोल रही हैं, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री कह रहा है कि 2022 में हम 1.5 गुना नहीं, दुगुना करेंगे। हम किसानों की आमदनी को दुगुना करेंगे। उसके आगे का भी सपना, ड्रीम हमारे पास है, हम उस काम पर लगे हैं। उससे पहले किसी ने करके नहीं दिखाया। दूसरी एक बात मैं इसमें और जोड़ के बताना चाहता हूं कि स्वामीनाथन साहब की दूसरी आर्थिक सिफारिश ये थी कि प्रति एकड़ 10,000 रुपये कम से कम कंपनसेशन दो, और खुद हुड्डा कमेटी ने भी ये कहा था। उस कंपनसेशन को 10 की बजाय हम 12 कर पाए, और 12 ही कर पाए इतना नहीं, फसल बीमा योजना भी उनकी सिफारिश थी, उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। और आज मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि हरियाणा के 5 लाख किसानों तक बीमे का हम मुआवजा पहुंचा चुके हैं, 890 करोड़ रुपए। ये बड़ी जानकारी है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से आप इस जानकारी का स्वागत करें, क्योंकि अमूमन देश भर से खबरें ये आती हैं कि प्रीमियम तो दे दिया जाता है पर किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। तो जैसा आप बता रहे कि 890 करोड़। आंकड़ा और लाना चाहता हूं आपके ध्यान में। मैं तीन फसलों का भी केवल आपको बताया है। किसानों का प्रीमियम 323 करोड़ और किसानों को मिला है 890 करोड़ है। बड़ी जानकारी। और हमने दोनों सरकारों ने मिला के भी जो प्रीमियम दिया है, हमको कंपनसेशन उससे ज़्यादा मिला है। हालांकि बीमे में इस तरह का आकलन अच्छा नहीं होता, क्योंकि कभी नुकसान ज़्यादा हो तो ज़्यादा मिलता है, कम नुकसान हो तो कम मिलता है। लेकिन उस कम नुकसान के बावजूद भी ये करने में हम कामयाब हुए हैं। तो इस नाते से अपने किसान को, जैसे स्वामीनाथन साहब की आर्थिक सिफारिशें थी, दोनों हमने इम्प्लीमेंट की हैं, और उससे आगे बाकी भी जो उनकी सलाह की सिफारिशें थी, उन सब पर हम आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जैसे आपने सवाल किया कि जिस बात के लिए लड़े थे, अपने सामने उसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देखने का आनंद भी हम महसूस कर रहे हैं। हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं, उससे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आपके जहन में कोई सवाल हैं
उक्त दोनों नेताओं के संदर्भ में, दोनों मंत्रियों के संदर्भ में आपकी कोई जिज्ञासा है जो आप चाहते हैं कि उसका जवाब मिले, तो आप हमें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं उसके माध्यम से भेज सकते हैं। तो वो सवाल निश्चित रूप से आपकी ओर से हम यहाँ पर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके जवाब आपको मिल सकें। मेरा अगला सवाल भी जो है धनखड़ साहब आपसे ही है कि आपने किसानों के संदर्भ में बताया कि हम जो उनकी लागत है उस पर मुनाफा सुनिश्चित कर दिए हैं, लेकिन किसान को मुनाफा तो तब मिलता है जब उपज आती है, और उपज आने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत तो मिनिमम तौर पर पड़ती है, वो है बिजली की और पानी और खाद की। इस संदर्भ में आपकी सरकार क्या कर पाई, क्योंकि हरियाणा के संदर्भ में बिजली एक बड़ा संकट का विषय रही है। 2014 के समय पर भी जब आप घूम रहे थे तो समय पर भी आप इसको मुद्दा बना रहे थे, तो इसके संदर्भ में भी कुछ कर पाई सरकार? देखिए, एक तो एक बहुत बड़ी बात चलती थी, मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, आगे से आपकी चर्चाओं में भी वो बेहतरी से आएगी। पहले ये होता था कि बार बार ये मुद्दा उठाते थे, बिजली महंगी है, तेल महंगा है, खाद महंगी है, किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो किसान का प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन अब किसान का लाभांश लागत से जुड़ गया है तो कभी भी उसका प्रॉफिट कम नहीं होगा। अगर उसकी लागत 1000 से 1200 पहुंचती है तो उसकी खरीद भी 1500 की बजाय 1800 पर होगी। तो इस सिस्टम में हम अच्छी तरह से आ गए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी राशि एक मुश्त कोई खर्च होती है तो वो ट्यूबवेल की सब्सिडी पे खर्च होती है। हम किसान को सस्ता बिजली उपलब्ध कराते हैं। 1 लाख रुपए औसत रूप से हमारे हर ट्यूबवेल पर सब्सिडी है, जिसके कारण आधी सिंचाई मेरी 2 करोड़ एकड़ फीट पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। 1 करोड़ एकड़ फीट पानी नहर का आता है और 1 करोड़ एकड़ फीट ट्यूबवेल से निकालते हैं। तो आधा सिंचन क्षेत्र मेरा ट्यूबवेल का है और जिसके कारण से, इस बिजली के कारण से ही हम उसको जो है पूरा कर पाते हैं। तो एक बेहतर मैनेजमेंट हमने आपका इसका किया है। कहीं भी उस प्रकार की शिकायत आपको इन दिनों में दिखाई नहीं दी होगी कि बिजली के कारण कोई आंदोलन हुआ। हाँ, घरेलू बिजली भी अब सस्ती हुई है तो वो एक और अच्छी बात हो गई है। तो वो कठिनाई किसानों को कहीं भी यहाँ इस पर आई नहीं। कभी भी इस बात के लिए आपने किसान को लड़ते हुए देखा नहीं होगा, बल्कि बाकी सब भी जो उसको बीज, खाद, पेस्टिसाइड चाहिए, पहले मैं ज़रूर हाँ भरूंगा इस बात की कि हमारी सरकार बनते ही खाद की दिक्कत हो गई थी, क्योंकि पिछली सरकार खाद का इंतजाम करके नहीं गई। केवल 35,000 टन रखे गई, 11.5 लाख टन मेरी खाद लगती है और हमको लाइनों में लगवा कर खाद देनी पड़ी और उसके लिए उन्होंने हमारी निंदा भी की, रख कर वो नहीं गए। लेकिन उसके बाद जो इतनी फसलें निकल चुकी हैं, किसी भी फसल में हमने किसान को लाइन में नहीं लगने दिया, उसको बड़े आराम से सब चीज़ों को उपलब्ध कराया। ये बेहतरी के साथ मैनेजमेंट हम सब लोगों ने किया है। मैं वापस लौटता हूँ कैप्टन अभिमन्यु जी आपके पास में। आपके पास वित्त महकमा है। वित्त महकमे के संदर्भ में देश में एक बड़ा फैसला आपके सरकार में रहने के दौरान हुआ, वो हुआ जीएसटी के संदर्भ में, एक देश एक कर के संदर्भ में। तमाम राज्य सशंकित रहे कि इसके कारण से एक बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। हरियाणा को क्या नुकसान रहा? जीएसटी आपने ठीक कहा कि भारत के नहीं शायद विश्व के इतिहास में एक सबसे बड़ा आर्थिक परिवर्तन करने का काम यह हुआ है कि 125 करोड़ लोग, 35 के करीब राज्य और यूनियन टेरिटरीज, और हर राज्य यूनियन टेरिटरी के अंदर 5 से 7 प्रकार के अलग अलग टैक्स को जमा कराने के फॉर्म, अलग अलग टैक्स को कलेक्ट करने की अथॉरिटीज़। तो पूरे देश भर में उसको हिसाब लगाएं तो सैकड़ों प्रकार के टैक्स, सैकड़ों प्रकार की अथॉरिटीज़, सैकड़ों प्रकार के फॉर्म्स, सबका समावेश करके उद्योग पर कर को समाप्त करके, व्यापार पर कर को समाप्त करके केवल उपभोक्ता के स्तर पर, कंज्यूमर के स्तर पर टैक्स लगेगा। इतना बड़ा व्याप्ति वाला कोई टैक्स रेजीम का चेंज पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि अब 125 करोड़ लोगों का पूरी आर्थिक जो व्यवस्था है टैक्स देने की वो बदल गई। इसमें देश में कई प्रकार की आशंकाएं थी, जिसके कारण से अतीत की जो यूपीए की सरकार थी वो जीएसटी लागू करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और इसको लटकाए जा रही थी। और मैं ये मानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ही ऐसे व्यक्ति हो सकते थे जो इतनी बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे, और श्रीमान अरुण जेटली जी जैसे वित्त मंत्री के अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों को, जो अलग अलग राज्यों में सरकारें थी, सबको साथ ला करके जीएसटी पर सहमति बना करके लोकसभा राज्यसभा में पास करा करके इसको किया। उन जो आशंकाएं राज्यों के मनों में थी उसमें हरियाणा भी एक राज्य था कि हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के स्टेट थे और जीएसटी कंज्यूमर पर लगना है और हमारी जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में उतनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मन में था कि शायद जीएसटी आने के बाद हमारा
रेवेन्यू शायद कम हो, इसलिए एक व्यवस्था बनाई कि 5 साल तक जिस भी राज्य का रेवेन्यू कम होगा तो वो कंपनसेशन उसका दिया जाएगा। हरियाणा सौभाग्य से देश के सर्वाधिक जो बेस्ट परफॉर्मिंग जीएसटी के एग्जीक्यूशन वाले स्टेट हैं उसमें देश में टॉप 5 में आ रहा है, बल्कि टॉप 3 में आ रहा है। हमारी जीएसटी की जो एग्जीक्यूशन हुई है वो नंबर ऑफ न्यू रजिस्टर्ड डीलर्स, नंबर ऑफ ओल्ड डीलर्स ट्रांसफर टू द जीएसटी रजीम, और कुल मिलाकर के जो हरियाणा में कभी नहीं था, जिसको लेकर के व्यापारी बड़ा पुराने में ज़माने में विरोध करते थे कि जो गाड़ियाँ माल लेकर के जाएंगी उन गाड़ियों का फॉर्म भरने के ऊपर अतीत में यहाँ बड़े हड़तालें हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 जुलाई से हरियाणा में हमने ई-वे बिल लागू किया, जो हरियाणा में कभी नहीं था। इंटर स्टेट भी किया, इंट्रा स्टेट भी किया। 1,60,000 गाड़ियाँ प्रतिदिन वह ई-वे बिल की ऐप पर हरियाणा में रजिस्टर करती हैं। जरा सा भी कोई शोर नहीं हुआ, सबका सहयोग मिला, और जीएसटी के क्रियान्वयन में आज हरियाणा देश में जीएसटी काउंसिल में एक आदर्श के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है कि किस प्रकार से तमाम स्टेक होल्डर्स की ट्रेनिंग हुई, व्यापारियों की ट्रेनिंग हुई, उद्योग की ट्रेनिंग हुई, अधिकारियों की, कर्मचारियों की ट्रेनिंग हुई, और पूरी क्रियान्वयन को बहुत ही एक स्मूथ एग्जीक्यूशन जिसको कहते हैं वो हुआ है। और हम जो कंपनसेशन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें पूरा विश्वास है कि 5 साल आते आते हमें कंपनसेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको बताया कैप्टन अभिमन्यु ने, और जो जिक्र किया कि अरुण जेटली ने ऐसी सहमति बनाई, मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ की इस बात के लिए सराहना होती है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए पूरे देश से लोहा एकत्रित करने का दुर्गम कार्य उन्होंने दिया, वैसे ही जीएसटी के संदर्भ में अरुण जेटली कई मंचों से इस बात की सराहना कर चुके हैं कि ये जो जीएसटी का स्वरूप आया उसमें 2 राज्यों के वाणिज्य कर मंत्रियों ने बड़ा योगदान दिया। तो उसमें एक कैप्टन अभिमन्यु और दूसरे छत्तीसगढ़ के अमर अग्रवाल, 2 के संदर्भ में अरुण जेटली लगातार सराहना करते रहे। मेरा सवाल इस बात को है कि जीएसटी के संदर्भ में जब से ये सक्सेस हो रहा है, एक सवाल लोगों के मन में, हालांकि वो हरियाणा से जुड़ा हुआ नहीं है, पर लोगों की जिज्ञासा का विषय जरूर है कि पेट्रोलियम पदार्थों को, ये जो पेट्रोल डीजल है, इसको जीएसटी के दायरे में लाने में क्या दिक्कत है, जबकि स्वयं धर्मेंद्र प्रधान भी कह चुके हैं कि अब समय आ गया है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। तो सरकार की अड़चन क्या है कि सरकार अपना राजस्व खोना नहीं चाहती, या कोई और नीतिगत दिक्कत है या प्रशासनिक दिक्कत है? लोग जरूर जानना चाहते हैं इस बात को। हिमांशु जी, इसमें एक सैद्धांतिक सहमति पूरे देश में है, सभी राजनीतिक दलों में है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अंततोगत्वा जीएसटी के दायरे में लाना है। इसमें जो आज के दिन वर्तमान दौर में व्यावहारिक दिक्कत है और जिस पर जीएसटी काउंसिल में बैठ करके सभी राजनीतिक दल उसके ऊपर सहमति रखते हैं, मैं एक एक करके उसका उल्लेख करूंगा। सबसे पहला ये है कि जीएसटी लागू हुआ है, बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। इसके क्रियान्वयन की सफलता 5 साल के अंदर सुनिश्चित करना देश के लिए अति आवश्यक है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देशों में जहां जीएसटी को हड़बड़ी में लागू करते हुए और फिर बाद में उसको बार बार परिवर्तन करने में वह जीएसटी ट्रैक से उतरा है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसा राष्ट्र जिसके जीएसटी के क्रियान्वयन को बहुत अच्छा माना जाता था, वो भी आज कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर के जूझता है। तो पहला ये है कि ट्रांजिशन के फेज को पार करना। ये क्यों पार करना आवश्यक है कि राज्यों के जो वित्तीय जो टैक्स लगाने के, कर लगाने के अधिकार थे, वह केंद्र ने और राज्यों ने सारी अपनी सॉवरेन पावर्स को जीएसटी काउंसिल में सरेंडर कर दिया या पुल इन कर दिया। तो 75% जो हमारा वैट था वो जीएसटी में चला गया। अब 25% के करीब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एक्साइज से जो रेवेन्यू आता है, आज राज्यों को कर में परिवर्तन करने का, कर लगाने का अधिकार केवल 25% में है। सभी राज्यों का और केंद्र सरकार में सहमति बनी कि जब तक जीएसटी में फुल कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो जाता, कम से कम 1/4 ऐसा हिस्सा हो राजस्व का कि किसी राज्य को संकट की स्थिति में उसमें कम से कम जो है कुछ सुधार करके और उसमें वृद्धि करके अपने राजस्व को सुनिश्चित कर ले। अब केरल में बाढ़ आई है, तो केरल में बाढ़ आई है तो जीएसटी को टिंकर नहीं कर सकते आप, टेम्पर नहीं कर सकते, लेकिन केरल के राज्य के सरकार के अधीन जो शक्तियां हैं उसमें अगर कुछ राजस्व को बढ़ाना चाहे तो वो निर्णय कर सकते हैं। तो पहला है कि राज्य की स्वायत्तता, वो अभी समय आ गया है क्या उसको सरेंडर कर दिया जाए या उसको 4 साल बाद देखा जाए। दूसरा जो विषय है, मुझे बड़ी हैरानी होती है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी
वो मंचों से कहते हैं कि जीएसटी लगा दीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, लेकिन उन्हीं के पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं जीएसटी काउंसिल में, वो इसको वहाँ अपनी बात नहीं रखते हैं, नहीं कहते हैं। अब क्यों ऐसा है कि राहुल जी को कोई समझाए कि जीएसटी लागू करने में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में और वैट रेजिम में अंतर क्या होगा। आज के दिन राज्यों का और केंद्र सरकार का कुल जो टैक्स का रेट है कंबाइन कर लेंगे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगभग 50% जाता है। तो क्या जीएसटी लागू करने के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% एक नया स्लैब बनाया जाएगा, या अगर नया स्लैब नहीं बनेगा तो क्या उसको टॉप 28% के दायरे में लाया जाएगा, और 28% के दायरे में अगर आएगा तो 22% का जो रेवेन्यू लॉस है उसको कैसे पूरा करेंगे, और उस राज्यों की जो कंपनसेशन की पहले ही रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा करेंगे। तो ये कम से कम राहुल जी जैसे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से सुझाव अगर है तो समाधान के रूप में भी आए, या जीएसटी काउंसिल में अपने प्रतिनिधियों को कहें कि वहां आकर के अपनी बात को रखें। तो कहने का तात्पर्य ये है, क्या एक नई और स्लैब रेट वहां पर घोषित की जाएगी। तो जब तक ये पूरा जीएसटी का क्रियान्वयन सफल होकर के राज्यों के अंदर ये कंफर्ट लेवल नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अब हम इसको पूलिंग कर सकते हैं और कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हो जाती, तब तक जीएसटी को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी को लागू करना सभी राज्यों में व्यावहारिक तौर पर लगता है कि इसको आगे बढ़ना चाहिए। और साथ साथ ये भी तय करना पड़ेगा कि जीएसटी का रेट कौन सा होगा, क्योंकि वो पूरे देश में एक होने वाला है, फिर वो रेवेन्यू लॉस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं वापस धनखड़ जी आपके पास आता हूँ। आपके पास में पंचायत ग्रामीण विकास जैसा भी महत्वपूर्ण महकमा है। आप पिछली बार हमारे कार्यक्रम में आए थे तो आपने एक योजना के विषय में बताया था पिछले साल कि आप गाँव में 7 स्टार करके कुछ शुरू करेंगे, कि गांव कैसा उसके अनुसार। उस योजना का क्या हुआ, कुछ क्रियान्वयन हुआ और कुछ जमीन पर उतर कर आई? क्योंकि पिछली बार आपने उसके संदर्भ में काफ़ी कुछ बताया था हमारे दर्शकों को, तो मैं जानना चाहूँगा कि 1 साल में आप कहाँ तक पहुँचे उस योजना के संदर्भ में। देखिए, आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं और कुछ बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, आपके सवाल पर भी आऊँगा। आज अंतर्राष्ट्रीय खाद्य परिषद है, उसने हमको हॉर्टिकल्चर में सर्वश्रेष्ठ होने का पुरस्कार दिल्ली में दिया है। पहले पिछले साल भी दिया था, उससे पहले 16 में हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। ग्रामीण हरियाणा को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता का अवार्ड प्रधानमंत्री जी के हाथों से मिला है। हम भारत के उन 4 राज्यों में से हैं जो ओडीएफ करने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं, और हमारा ओडीएफ सबसे अच्छे किस्म का है, यानी उसमें बहुत मिनिमम लोग हैं जो ओडीएफ को तोड़कर कहीं बाहर जाते हैं, तो उसमें हम सबसे बेहतर किस्म के हैं। और हम ये जिसको मैं कहूँगा कि दूध उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, धान उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में हरियाणा बनने के पिछले 51 साल के रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए हैं। अब 2 करोड़ 70 लाख लीटर दूध जो है हम पैदा कर रहे हैं प्रतिदिन। 835 से 950 ग्राम आ गया पर डे का, पहले 2 करोड़ 25 लाख लीटर था। पिछली बार का हमारा धान उत्पादन जो है 9 करोड़ क्विंटल था, जो 50 सालों के सब रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए थे। इस बार की भी खरीद अच्छी आ रही है, इसके बावजूद भी 48 लाख एमटी या 4.8 करोड़ क्विंटल आप कह सकते हो कि हमारी खरीद हो गई है। और गन्ना उत्पादन हमने 8 करोड़ 20 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई इस बार की है, और पिछली बार हमारी मंडियों में 8 करोड़ 72 लाख क्विंटल गेहूँ आया, जो पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आया। ग्रामीण भारत के बारे में जो बेहतरी का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा, उसमें हम सबसे अच्छे तरह से चले। पहले हमने शिक्षित पंचायतें बनाई, शिक्षित के साथ सक्षम बनाई, समर्थ बनाई और स्वच्छ बनाई, और अब गौरवमय करते हुए और सामाजिक सहभागिता के साथ हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भारत का उन राज्यों में से एक हरियाणा राज्य है जहाँ की अब पंचायतों की औसत आयु 35 साल है। कोई भी अंगूठा टेक नहीं है, सब अधिकारियों के सामने उंगली उठाते हैं कि मेरा काम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कोई अपराधी उनमें नहीं है, कोई डिफ़ाल्टर उनमें नहीं है। ट्रेनिंग हमने बढ़ाई, विश्वविद्यालयों में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कराए। आज हमारे प्रशिक्षित पंच, सरपंच और जिला परिषद ब्लॉक समिति के लोग हैं। आज हमारा प्रदेश ऐसा बना है कि पहला जिसने अंतर जिला परिषद बनाई है, जिसमें सरपंचों को, ब्लॉक समिति के सदस्यों को, जिला परिषद के चेयरमैनों को, नगर परिषद के चेयरमैनों को जोड़कर हम उन जो ये हमारा 4 टायर सिस्टम है, इससे हम उनसे जो है
सलाह ले रहे हैं कि हरियाणा के विकास को कैसे आगे बढ़ाएं। फिर इतने पर ही हम नहीं रुके, हमने जो है जैसे आपने कहा कि पंचायत केवल नाली बनाने वाली नहीं रहे, पंचायत केवल चौपाल बनाने वाली नहीं रहे, रिटेनिंग वाल बनाने वाली नहीं रहे, पंचायत जो है वो सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़े। और हमने इसलिए 7 स्टार योजना प्रारंभ की कि जिस गांव में बेटे बेटियों की संख्या बराबर है उस संख्या को या अधिक है एक पिंक स्टार देंगे, जहां एक भी ड्रॉप आउट नहीं है उस गांव को हम जो है एक ब्लू स्टार देंगे, जिस गांव का स्वच्छता का स्तर बहुत अच्छा है उसको एक वाइट स्टार देंगे, जिस गांव में पर्यावरण को बहुत अच्छे से संरक्षित किया जा रहा है वहाँ पर एक ग्रीन स्टार देंगे, जहाँ हिंसा नहीं है, घरेलू हिंसा भी नहीं है, दबंगई भी नहीं है, मुकदमा एक भी गांव का नहीं है, उसको एक बहादुरी का सैफरन स्टार देंगे। और जो गुड गवर्नेंस कर रहे हैं उनको एक गोल्डन स्टार देंगे, और जो मिलकर गांव का विकास कर रहे हैं उनको हम जो है एक सिल्वर स्टार देंगे। और जब हमने इस योजना को प्रारंभ किया तो मेरे मन में विचार ये था कि 2-3% गाँव शायद इसमें हिस्सेदार बनेंगे। आज मैं आपको गर्व से कह रहा हूँ मेरे 17% गाँव स्टार जीत कर आए। हर स्टार पर मैं चाहूंगा ग्रामीण हरियाणा के संदर्भ में एक जोरदार ताली तो बनती है इस उपलब्धि के संदर्भ में। हर स्टार पर हमने 1 लाख का पुरस्कार दिया, जो बेटी वाला स्टार था उस पर 1.5 का दिया, स्वच्छता वाले पर 1.5 लाख का पुरस्कार दिया। और इन गाँव को एक अलग से ग्रांट भी दे रहे हैं जिन्होंने ज़्यादा स्टार जीते, 6 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, कि वो अपने गांव का विकास और बेहतरी के साथ कर सकें। तो इस योजना का हमको बहुत बेहतर प्रतिसाद मिला। और मैं कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी से हमको अवार्ड मिला स्वच्छ होने का पूरे भारत में, वो इसी कारण से मिला क्योंकि हमने जो एक लगातार अभियान चलाया और एक आपसी प्रतिस्पर्धा गाँव की पंचायत में प्रारंभ कराई। आपको एक बात बता के मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, हम यही नहीं रुके थे। ऐसा एक माहौल बन गया था कि गाँव केवल एक ताजज्य इकाई है कि गांव के आदमी को कभी ना कभी शहर जाना ही है, वो शहर नहीं जा पा रहा, वो उसकी पीड़ा है। हम इसको एक गीत में भी कहते थे, गांव छोड़ शहरों को भागा, देश छोड़ परदेश गया, अपनी भाषा अपनी जननी, अपना सब कुछ भूल गया, कटा मूल से गिरा सूल से, दुनिया है फटकारती, जागो है जय भारती। लेकिन मेरे गांव बहुत गौरवान्वित गांव हैं, उनका गौरव जगाने की ज़रूरत है। इसलिए हमने 6500 गाँव में ग्राम गौरव पट लगाए हैं और सबसे पहले शहीदों का नाम लिखा है, फिर स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिखा है, गौरव में खिलाड़ियों का नाम लिखा है, दानवीरों का नाम लिखा है। अब जब उस गौरव पट के सामने जाके लोग खड़े होते हैं, अपने दादा परदादा का नाम देखते हैं, 10-10, 15-15 शहीदों के गांव का नाम देखते हैं, ओलंपिक जीतने वाले खिलाड़ियों का नाम देखते हैं, तो गर्व से उनका सीना फूल जाता है। तो ये करने में हम गौरव में पंचायत बनाने में कामयाब हुए हैं। तो उस क्षेत्र में मैं कहूँगा कि एक फिर से ग्रामीण क्षेत्र का गौरव, और उसके साथ हमने एक ऐसी युवाओं की टीम खड़ी कर दी है, समसेवी युवाओं की, गर्वित ग्रामीण विकास के लिए तरुण, जो ये मानते हैं कि भारत माता ग्राम वासनी है और गांव की सेवा ही भारत माता की सेवा है। और उसलिए गांव के स्वरूप को बदलने के लिए एक युवाओं की ताकत लग गई है। तो पूरा हरियाणा का ग्राम्य जीवन स्वरूप बदल रहा है। जो हम पहले बटेऊ भी आता था तो उसको कहते थे चल बटेऊ तेरे को घुमा लाऊं, लोटा बोतल लेके बाहर ले जाते थे। अब किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो अमिताभ बच्चन वाला विज्ञापन आप देखते हो, दरवाज़ा बंद करो। अब हरियाणा में सब जगह दरवाज़ा बंद है। स्वच्छता के नए मानकों को हमने प्राप्त किया है और पूरे भारत में नंबर 1 आए। निश्चित रूप से जो कुछ आपने बताया है ये गांव के संदर्भ में वहाँ के निवासियों को एक स्वाभिमान का एहसास कराने वाली कोशिश है। लेकिन धनखड़ जी, मैं आपके संदर्भ में मेरे पास जनता से भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं, लेकिन मेरे अपने भी सवाल हैं। तो एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद मैं जनता के सवालों पे आऊँगा। वो ये कि आप मंत्री बने, मंत्री आप तब बन पाए जब क्षेत्र की जनता ने आपको विधायक बनाया। 4 साल आपने मंत्री के तौर पर काम किया है, पर 4 साल के में आपने विधायक के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई है। आपको अगले साल चुनाव में जाना है। 4 साल में आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐसा क्या कुछ कर पाए हैं जिसके कारण ये उम्मीद करते हैं कि जनता वहाँ की आपको दोबारा मौका देगी? क्योंकि वहाँ की जनता जब मौका देगी तभी प्रदेश में दोबारा आप मंत्री के तौर पर सेवाएं दे पाएंगे। देखिए, वैसे तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ से विधायक बनकर आया तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई BDO नहीं था, कोई तहसीलदार नहीं था, कोई SDM नहीं था। मैं मीटिंग लेने जाता था तो झज्जर के SDM साहब आते थे, BDO भी वहीं से आते थे या बहादुरगढ़ के आते थे। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे पास अपना SDM है, सब डिवीज़न बनाया हमने, हमारे पास अपना तहसीलदार है, तहसील बनाई, हमारे पास अपना BDO ब्लॉक है। हम वो करने में कामयाब हुए जो उस विधानसभा क्षेत्र में था ही नहीं। बहुत गजब की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पिछली सरकार के समय एक तय हुआ था कि हम राष्ट्रीय कैंसर संस्थान वहाँ बनाएंगे,
लेकिन छोड़कर चले गए और वहाँ पर नीलगाय घूमती थी। और हमने अपनी सरकार के शुरू होने के बाद वहाँ पर भूमि पूजन करके उसको काम को शुरू किया और आज मैं कहूँगा कि 2,500 करोड़ की लागत का वो सारा का सारा संस्थान खड़ा हो गया है। दिसंबर में प्रधानमंत्री जी जिसका उद्घाटन करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट वहाँ पर उस नाते से उस क्षेत्र में हुई है। KMP मेरे क्षेत्र के बहुत बड़े इलाके से निकलता है और जो लाइफलाइन बन रहा है पूरे हरियाणा की, मैं सर्वाधिक इलाका में कहूँगा कि मेरे हलके का आता है, तो पूरा का पूरा बड़ा परिवर्तन जिसके कारण से होने की संभावना है, ऐसा एक विकास का मानक उस क्षेत्र में, एक नया शहर भी बसने वाला है। बाड़सा के आसपास एक पूरा आरोग्य धाम करके एक पूरी व्यवस्था खड़ी की जा रही है, क्योंकि वहाँ देवरखाना में एक आयुर्वेद का भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट बन रहा है। तो पूरा का पूरा विकास उस क्षेत्र में उस प्रकार का हो रहा है। बाकी जैसे मैंने कहा कि ग्राम्य जीवन के बदलाव के जितने भी मानक हो सकते थे, उन सभी में हमने ऐसा काम करने की कोशिश की है जो काम पिछले, मैं कहूँगा कि कुछ तो हमने ऐसे काम किए हैं जो किसी ने किए ही नहीं। उस नाते से मैं आपके सामने दो एक बातों की चर्चा करना चाहता हूँ। शायद मैं भारत का पहला ऐसा विधायक हूँ जिसने अपने सभी पंचायतों के साथ बैठकर अपने गांव के विकास कार्यों की समीक्षा की है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से दिखाकर कि हमने आपके लिए क्या काम किया है, और पूरी की पूरी ग्राम सभा उसमें बुलाते थे। दूसरा, जैसे हमारी विधानसभा बैठती है, ऐसे 2 बार अपने सरपंचों को मैं बैठा चुका हूँ अपने अधिकारियों के साथ, बोलो आपकी समस्या क्या है, और इधर से बताएंगे कि समाधान क्या है और उसका रास्ता कैसे निकलेगा। ये हम करने में कामयाब हुए हैं। तो एक एक इकाई के छोटे से छोटे विकास के काम को लेते हुए और बेहतरतम वहाँ कैसे दिया जा सकता है, इसको खड़ा करने में हम कामयाब हुए हैं। वहाँ पर एक एक्सीलेंसी सेंटर बन रहा है, हमारे यहाँ फ्लोरिकल्चर का एक मंडी बन रही है, एक रीजनल सेंटर बन रहा है, एक कॉलेज बन गया है महिलाओं का। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो बढ़ा पाए हैं जो पिछले, वहाँ दावा तो करते थे लोग, कैप्टन साहब भी जानते हैं, वहाँ दावा बहुत करते थे अपना राज है अपना राज है, लेकिन वहाँ अपने के नाम पे था कुछ नहीं। तो उस अपने के नाम पर जो नहीं था उसमें एक ऐसा खलियान खिलाने की कोशिश हमने की है जिसके लोगों का सेटिस्फेक्शन का भाव बहुत अच्छा आया है। मैं वापस लौटता हूँ कैप्टन साहब आपके पास में। आपके पास वित्त महकमे के अलावा और भी महकमे हैं, उनमें से एक महकमा राजस्व है। राजस्व एक ऐसा महकमा है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। राजस्व शब्द से वो बोध नहीं होता है, पर उसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस विभाग से नहीं जुड़ता है। तो राजस्व महकमे के अंतर्गत इन 4 सालों में क्या तब्दीली आई? वित्त के संदर्भ में तो बड़ी आसानी से दिख जाता है, क्योंकि उसमें तो आंकड़े हैं, आंकड़ों से समझ में आता है कि कहाँ जा रहा है। पर जो राजस्व विभाग है जिसके अंतर्गत तहसील है और बाकी जो सब डिविजन्स हैं, विकास खंड हैं, तो वहाँ की कार्यप्रणाली के अंदर क्योंकि आदमी वहाँ जाने से भी घबराता है, तो उस परिस्थिति में क्या बदलाव आया? हिमांशु जी, राजस्व विभाग के नाते से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला काम हमने किया कि हरियाणा के पूरे भूमि रिकॉर्ड को, जमीन के रिकॉर्ड को हमने कम्प्लीटली ऑनलाइन किया। आज हरियाणा प्रदेश का एक एक इंच जमीन, उसकी जमाबंदी जो है ऑनलाइन है। आज म्यूटेशन, कोई भी ज़मीन की खरीद फरोख्त होती है तो म्यूटेशन इंतकाल भी ऑनलाइन होता है। आज जो ज़मीन पर फसल बोई जाती है उसका पूरा रिकॉर्ड भी ई-गिरदावरी के माध्यम से स्वयं किसान ऑनलाइन कर सकता है। और हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा राज्य है जिसने ज़मीन का एक एक इंच वो पूरा कंप्यूटराइज करते हुए उसके उपयोगिता को भी कंप्लीटली कंप्यूटराइज किया, यानी कि आज के दिन उसका उपयोग किस चीज़ में है। और अब हम नए स्तर पर जा रहे हैं, पूरे हरियाणा को हम ड्रोन मैपिंग करते हुए उसको एक एक इंच को हम मैप करने वाले हैं। यानी कि ज़मीन पर कोई भवन भी बना है तो उसको भी कंप्लीटली वर्टिकल 3D के अंदर उसका मैप ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। अगले 6 महीने में ये काम भी हम पूरे स्टेट में पूरा करने वाले हैं। मैं आपको बीच में रोकूंगा। जिस प्रकार की आप कहानी बता रहे हैं कि आपने इस प्रकार का डिजिटलाइजेशन कर दिया, एक एक चीज़ कंप्यूटर पे आ चुकी है, रिकॉर्ड पे आ चुकी है, तो क्या आप ये दावा करने की स्थिति में कि हरियाणा से भूमाफिया जो है, क्योंकि पूरे देश में अगर हरियाणा चर्चित हुआ पिछले कुछ सालों में तो भूमाफिया के रूप में चर्चित हुआ, लैंड डील के संदर्भ में चर्चित हुआ, तो क्या आपकी ये कोशिश है भूमाफिया की जो हरकतें हैं उन पर आप कुछ लगाने में कामयाब हो पा रही हैं? मैं आपको कुछ फैक्ट दूंगा, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि हमने ई-रजिस्ट्रेशन किया, जो अगली बात में बताने वाला था। अब हरियाणा प्रदेश में किसी भी तहसील में, सब तहसील में ज़मीन की खरीद फरोख्त करते हुए जो दस्तावेज आपको रजिस्टर कराना है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रक्रिया है। वो टोकन लेने से लेकर के और आपके घर में रजिस्ट्री डिलीवर होना, यह ऑनलाइन हो गया। जो स्टैम्प, अब आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है तो स्टैम्प पेपर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप ई स्टैंपिंग से
आपको बल्कि कंपलसरी है, ई स्टैंपिंग पे ही आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ई रजिस्ट्रेशन और ई स्टैंपिंग का परिणाम ये हुआ कि तमाम ज़मीन जो रिकॉर्ड आ गया, जब रजिस्ट्री करनी है कंप्यूटर पर तो वहाँ पर उसका रेट आ गया, उस पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी आ गई, कौन मालिक है वो आ गया। तो इसका परिणाम ये हुआ अब कोई भूमाफिया किसी दूसरे की ज़मीन दूसरे को नहीं बेच सकता है, या स्टैंप ड्यूटी की चोरी नहीं कर सकता है, या वो महंगी को सस्ती, सस्ती को महंगी नहीं कर सकता उस प्रकार से। तो इसका परिणाम ये हुआ है कि आज रियल एस्टेट सेक्टर जो कि ये मानते हैं कि देश में एकदम न्यूनतम स्तर पर है, पिछले साल जो हमें स्टैंप ड्यूटी का रेवेन्यू है, ज़मीन की खरीद फरोख्त पर जो स्टैंप ड्यूटी मिलती है वो 23.77% बढ़ी। पिछले साल की तुलना में इस साल के जो पहली 2 तिमाही गई हैं, पिछले साल की बढ़े हुए स्तर से भी ऊपर 35% की वृद्धि हुई है, जबकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है पूरी तरह डाउन है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं केवल मात्र जो चोरी रोकने का जो इसमें प्रक्रिया हुई है, माफिया राज जो इसमें था ज़मीनों में, उसको ख़त्म करने का जो काम हुआ है, उसमें ई रजिस्ट्रेशन और जो ई स्टैंपिंग इसका बहुत बड़ी भूमिका हुई है। तो कुल मिलाकर के राजस्व विभाग के जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैक्सिमम पैरामीटर्स अगर हैं तो किसी विभाग के वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, और उसमें 100% इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट हमने स्कोर किया है। इसी प्रकार से जो सामान्य नागरिक सेवाएं हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिक को अपने घर द्वार पर वो सेवाएं मिलनी चाहिए, वो भी सर्वाधिक राजस्व विभाग की हैं, और वो अधिकतम सबको ऑनलाइन कर दिया गया है। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक और महकमा है जो आम जनता की रुचि का महकमा है, वो डिपार्टमेंट है एक्साइज डिपार्टमेंट। तो आपने वित्त में बताया कि आपका जो है किस प्रकार से वित्तीय स्थिति बेहतर हुई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी आप बता रहे हैं कि आंकड़े कैसे बढ़े हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट के अंतर्गत रेवेन्यू की क्या स्थिति रही इन 4 सालों के अंदर? एक्साइज डिपार्टमेंट में भी हिमांशु जी आपको जानकर के खुशी होगी कि जब हमने 2014 अक्टूबर के आज से ठीक 4 साल पहले हमने सरकार की जिम्मेदारी ली, और 2015 के मार्च के महीने में जब हमें अगले साल के शराब के ठेकों की नीलामी करनी थी, तो पुराने समय की जो पद्धति थी उसको सोच करके ही दिल कांप उठता था कि शराब के ठेकों की नीलामी करने का मतलब है कि उस शहर के अंदर धारा 144 लगा देना और बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना और माफिया को रोकते हुए किसी प्रकार से नीलामी कर देना। हमने इस पूरी प्रक्रिया को संकल्प करके हमने तय कर दिया कि हम इस प्रकार की नीलामी नहीं करेंगे। ये नीलामी केवल ई ऑक्शन के माध्यम से होगी, ऑनलाइन होगी, इसमें कोई भी सीधे सीधे नीलामी का काम नहीं होगा। बहुत इसमें दिक्कतें आई, लेकिन संकल्प मजबूत था और हमने अंततोगत्वा इस संकल्प को हमने पूरा किया। और केवल मात्र 5 मिनट डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिसेज में लगे और लगभग 3,500 शराब के ठेके हरियाणा प्रदेश के वो ऑनलाइन स्मूथली बिना किसी दिक्कत बाधा, एक भी पुलिस का कर्मचारी कहीं खड़ा नहीं करना पड़ा, धारा 144 नहीं लगानी पड़ी, शराब के ठेकों की नीलामी हुई और 28% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, जो उससे पहले वाले साल में रेवेन्यू एक्चुअली पिछले साल से घटा था। हमने उस पर 28% की वृद्धि करने काम किया। कुल मिलाकर के एक्साइज के फिर पूरे परमिट देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया, डिस्टिलरी से लेकर के और अब शराब के ठेके तक पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है। रेवेन्यू लगभग डबल हुआ है। मेरा इसमें सवाल है, जैसे अभी धनखड़ जी बता रहे थे अपने विभाग के संदर्भ में, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ दूध जो है वो पहले कितना 2 करोड़ 25 लाख था, अब 2 करोड़ 50 लाख के करीब पहुँच गया। तो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी क्या इन 4 साल में शराब का उत्पादन बढ़ गया, शराब की खपत बढ़ गई? तो क्या माना जाए, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ गई या पीने की कैपेसिटी बढ़ गई? कुल मिलाकर ये रेवेन्यू बढ़ कैसे रहा है? सबसे बड़ा तो रोचक विषय यही है कि 4 साल के अंदर कोई शराब की खपत जो है 2 गुना नहीं हो सकती, 2 गुना उसको कोई पी नहीं सकता। और शराब के ठेके हमने 3,500 से घटा करके 2,300 कर दिए, तो फिर भी रेवेन्यू डबल हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले रेवेन्यू यही लोग थे, यही पॉपुलेशन थी, और नेचुरल ग्रोथ जो है वो 8-10% से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो डबल रेवेन्यू होने का मतलब ये हुआ कि हमने जो ऑनलाइन किया, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए, हमने जो प्रोसीजर्स में बदलाव किया, पहले जो रेवेन्यू इधर और उधर कहीं जाता था अब वो सरकार के खजाने में आ रहा है।
सबसे बड़ा ये परिवर्तन हुआ है। मैं धनखड़ साहब आपके पास वापस लौटता हूं और कुछ सवाल जो जनता जानना चाहती है, जो हम सवाल पूछ रहे थे वो भी जनता जानना चाहती थी, पर ये वो सीधे सवाल हैं जो आज तकनीक के माध्यम से तुरंत हमारे पास आ रहे हैं। उनमें से एक सवाल जो है वो ये है कि महेंद्रगढ़ में किसानों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन कब खोले जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक चर्चा बीच में की थी कि हमारा 40 लाख एकड़ फुट का पानी के घाटे का बजट है और जितने ज़्यादा ट्यूबवेल लगेंगे उतना ज़्यादा पानी निकलेगा। इसलिए पहले अगर 2 भाई थे, 5 एकड़ पे एक ट्यूबवेल था, बंटवारा हो गया, दोनों अलग अलग लगाना चाहते हैं। इसलिए सिंचन के दृष्टि से तो हमारी जो सिंचाई की इंटेंसिटी है वो 180 है, यानी 90% भूमि पर 2 बार सिंचाई हम पूरी कर लेते हैं। लेकिन अपने अपने अधिकार के कारण से लोग इस पर बढ़ना चाहते हैं, तो सरकार का निर्णय ये है कि भी जो भी माइक्रो इरिगेशन के साथ कनेक्शन लेना चाहता है उसके लिए सरकार के रास्ते खुले हैं, क्योंकि इसको हरियाणा को डार्क जोन होने से बचाना, पानी की ओवर जो दोहन एक सीमा से ज़्यादा अधिक दोहन ना हो, रोकना, तो ये सरकार के दायित्वों में से है। इसलिए इस पर थोड़ी सरकार वो रही है कि और जो इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम हैं उस पर 90% तक की सब्सिडी हम 31 ब्लॉक में दे रहे हैं, तो उस रास्ते पर लोग बढ़ें तो ये काम हम करें। तो आशा ये है कि अगर महेंद्रगढ़ के किसान माइक्रो इरिगेशन के लिए अगर ट्यूबवेल चाहेंगे तो उसकी अनुमति आप जारी करेंगे जी। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र के जो भी किसान अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं कि वो अपने फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का ऐसा कहना है कि अगर वह माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर जाते हैं तो उन्हें अनुमति प्राप्त हो जाएगी। एक दूसरा सवाल जो है वो प्रदीप न्याणा है हिसार से, और उनका जो सवाल है वो देश में सवाल उठता है कि धान की पराली का कोई समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा? समय आ रहा है। देखिए, 175 करोड़ रुपया इस बार हमने उस पर खर्च किया है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी गांव अब बचा हो जहां रोटावेटर, हैपी सीडर, मल्चर, जितने भी उसके उपयोग करने के तरीके हैं वो सब हमने पहुंचाए हैं। और जो सामान्य एक जुताई का रेट होता है, जैसे 500 रुपये में ट्रैक्टर जुताई कर देता है, तो इन सब का उपयोग भी उतने ही रुपए में किसान को मिल जाए, ये करने में हम कामयाब हुए। बाकी हमारा एक 900 करोड़ का प्रोजेक्ट इथेनॉल का लग रहा है हमारे IOC के साथ पानीपत में, उसका सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, ज़मीन उनको दे दी गई है, तो तुरंत स्थापित कर रहे हैं, तो कई जिलों की पराली को वो इस्तेमाल करेगा और बाकी भी कुछ उद्योगों को हम बढ़ा रहे हैं जो पराली का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपने सवाल उठाया, मैं कहना चाहूँगा, देखिए हमारी माताओं में धरती माता सब बहुत महत्वपूर्ण है। हम भारत माता को भी भारत माँ कहते हैं। हम थोड़े दिनों तक अपने बचपन में अपनी माँ का दूध पीते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हमको अन्न पिलाया जाता है और अन्न उत्पन्न करने वाली ये हमारी माँ, ये खेत उस माँ की कोख हैं और उसमें आग लगाना ये इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। हम वहाँ पर जितना भी जीवांश होता है उस सारे जीवांश को समाप्त कर देते हैं और ये जीवांश ही उत्पादक होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल हमारी हरियाणा की धरती में, फर्टिलाइजर्स का उपयोग मैंने एक फसल का बताया था उस समय, अब दोनों फसल का बताता हूँ तो 20 लाख टन फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो ये जो जीवांश जो है 20 से 4% तक रह गया और ये जीवांश अगर बिल्कुल ख़त्म हो गया तो हमारी भूमि बिल्कुल ऊसर हो जाएगी। आप चाहें तो पूरा हरियाणा इस समय देख रहा है आपको, तो आप चाहें तो पूरे दर्शकों से अपील भी कर सकते हैं इस संदर्भ में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खेत में आग लगाना माँ के गर्भ में आग लगाने जैसा पाप है और ये हमारी पराली हमारी उत्पादकता बढ़ाने वाली है। इसको निपटान के सब सिस्टम किसान के पास हमने जुताई के लेवल पर जो राशि लगती है उस पर खड़े कर दिए हैं। बहुत मुस्तैदी के साथ इस काम को कर रहे हैं और उसका सब उपयोग करते हुए आगे बढ़ें। ये जो पुराना एक आदत बनी हुई है तिल्ली लगाने की, इससे बचें। इससे अपनी भूमि की उर्वरता भी खत्म कर रहे हैं, पोल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं और उसके कारण से एक पाप भी कर रहे हैं। हजारों लाखों जीव एक एकड़ में होते हैं और जो हमारे लिए उपयोगी हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए अवेकनिंग भी हम बढ़ा रहे हैं। आपके माध्यम से भी आपने सवाल खड़ा किया हिमांशु जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये बात किसानों तक पहुँची होगी कि अब कोई भी अपने खेत की पराली पर आग नहीं लगाए। एक भावुक अपील प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की ओर से है। जितने भी हरियाणा के किसान भाई इस समय जनता टीवी के माध्यम से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनसे भावुक अपील कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जैसा कि कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि खेत में आग लगाना माँ के गर्भ में आग लगाने जैसा है, तो इससे बचें। जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि इस कर्म से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा अगला सवाल जो है आपसे वो ये योगेश लाठर हैं जींद से,
उनका सवाल ये कि 2015 में पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट निकाली गई थी, लेकिन 2018 में उसे कैंसिल कर दिया गया, क्यों? उनके जवाब का मतलब उसका सही सटीक जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट भर्तियां नहीं करता है। डिपार्टमेंट केवल अपनी डिमांड भेजता है और भर्ती करने का काम हमारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करता है या HPSC करती है। तो ये उनसे जानकारी लेकर मैं बता सकूंगा, मेरी जानकारी में, इसलिए मैं ऐसे ही उसका उत्तर दूँ वो उचित नहीं है। कोई बात नहीं योगेश लाडरा जी, जब कभी फिर हम धनखड़ जी से मिलेंगे तो इस सवाल को जवाब उनसे लेने की जरूर कोशिश करेंगे। उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि अभी उनके पास इसके संदर्भ में जानकारी नहीं है। मैं वापस लौटता हूँ कैप्टन अभिमन्यु के पास। अभिमन्यु जी, आपके संदर्भ में आपके गृह जिले से सवाल आया है। नारनौंद क्षेत्र से आप विधायक हैं, हिसार जिले के अंतर्गत वजीर नंबरदार जानना चाहते हैं नंबरदारों को मोबाइल फोन कब मिलेंगे? अभी अभी नंबरदार सम्मेलन हुआ, हरियाणा प्रदेश का प्रदेश स्तरीय राज्य स्तरीय पहला नंबरदार सम्मेलन हुआ और नंबरदार हैं 22,000 और वहाँ 25,000 उनके परिवार के लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे। 25,000 लोगों का एक बहुत शानदार नंबरदार सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संबोधन किया और मुझे खुशी है कि उन्होंने ये विषय रखा है। हमारी सरकार का एक रिकॉर्ड है कि हमने जो कहा है हमने करके दिखाया है। 1,000 रुपये पेंशन के बढ़ा करके 2,000 करने का कहा था। 1 नवंबर से पेंशन शुरू होगी, वो 2,000 रुपये प्रति माह लोगों को मिल जाएगी। पिछली सरकार जो नंबरदारों का जो मानदेय है वो 1,500 रुपये घोषणा करके गई थी, लेकिन दिया नहीं था। उसकी घोषणा का क्रियान्वयन भी 1,500 रुपये प्रति माह हमने किया। साथ साथ हमने तय किया केवल 4 साल में अन्य जितने भी जो सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी हैं या सरकार के सहयोगी लोग हैं उनके मानदेय में वृद्धि हमने की है, लेकिन अधिक से अधिक वृद्धि अगर किसी की हुई तो वो 50-60% तक हुई है। केवल नंबरदार ऐसा वर्ग है हरियाणा प्रदेश में जो लगभग 22,500 के करीब लोग हैं जिनके मानदेय में वृद्धि 100% हुई है और इसलिए 1,500 से लेकर के हम उसको 3,000 रुपये प्रति माह देने वाले हैं। और साथ में हमने कहा कि नंबरदारों के काम भी वो और ज़्यादा आजकल बढ़ रहे हैं वेरिफिकेशन के दूसरे, और सरकार को अनेक प्रकार के सूचनाएं जानकारी तुरंत ऑनलाइन आवश्यकता रहती है, तो हमने स्मार्टफोन देने का जो है नंबरदारों को तय किया है। तो बहुत जल्द ही हम उसको क्रियान्वयन करने वाले हैं और मुझे खुशी है नंबरदारों को रुचि बनी है कि वो मोबाइल फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, स्मार्टफोन का। वो निश्चिंत रहें, उनको स्मार्टफोन भी देंगे और उनसे हम काम भी कराने वाले हैं। फ्री में स्मार्टफोन देने वाले हम नहीं हैं। हम अगले सवाल पर जाएं उससे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि थोड़ी देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी हमारे बीच में होंगे जो जनता की जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। उनके लिए भी तमाम सवाल हमारे पास मौजूद हैं, तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा जनता टीवी। और मैं अपने सवाल को आगे बढ़ाता हूँ कैप्टन अभिमन्यु जी के साथ। एक सवाल जो आया है वो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार की है, उसके संदर्भ में निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर कोई दिक्कत आ रही है, तभी ये सवाल आया है। वो जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री योजना में बैंक मैनेजर मनमानी करते हैं, कैसे रोकेंगे? ऐसा जनरलाइज करके कहना तो शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो मुद्रा योजना की जो बात आप कर रहे हैं, ये देश के इतिहास की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है कि अभी तक की सरकारों ने जो बैंकों के माध्यम से लोन दिया वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन दिया, जिसकी हालात आज देश जो है वो देख रहा है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक नई योजना की शुरुआत हुई और मुझे खुशी है कि 7 करोड़ नौजवानों को बिना किसी प्रकार की गारंटी दिए हुए 13 लाख करोड़ रुपए के लोन वितरित किए जा चुके हैं। ऐसा कभी हिंदुस्तान तो क्या दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ होगा कि 13 लाख करोड़ रुपए के लोन नौजवानों को 7 करोड़ लोगों को बिना किसी गारंटी के दिए गए हों। और इसके कारण से मैं मानता हूं कि ये योजना इतनी सफल हुई है कि बैंकों के सहयोग के बिना ये सफल नहीं हो सकती थी। कहीं कहीं ऐसे हो सकता है किसी कारण से बैंक ने स्थानीय स्तर पर किसी अधिकारी ने अपने विवेक से किसी व्यक्ति को पात्र नहीं माना हो, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के इसको जनरलाइज करके कहना मैं नहीं मानता हूं कि ये उचित होगा। कहीं कहीं हो सकता है कोई गलती भी हुई हो, ऐसी कोई बात है तो हमारी जानकारी में लाएं, हम उसका जो है संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे। एक जो आखिरी सवाल दर्शकों की ओर से जो आए हैं उसके तहत मैं आपसे रख रहा हूँ, हालांकि ये भी जवाब
आप दे पाएंगे इसमें मुझे संशय है, क्योंकि हर सरकार के लिए ये एक अनुत्तरित सवाल रहता है। सवाल ये है कि ठेके पर लगे कर्मचारियों के लिए सरकार क्या करेगी, और इस क्या करेगी के अंतर्गत भाव यही है कि आप इनको नियमितीकरण कब करेंगे। देखिए, ठेके पर लगे हुए कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने पिछले 4 साल के अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके मानदेय में हमने जिसकी वेतनमान में वृद्धि न की हो। उसके अलावा जो कानून से, नियम से, कायदे से जितने भी अपॉइंटमेंट हुई थी और जो पॉलिसी के नियमों को पूरा करते थे, उनको हमने पक्का करने की कार्रवाई की। उसके बाद में माननीय न्यायालय ने उसमें इंटरवीन करते हुए कुछ वर्गों पर रोक लगाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर के हमारा ये मानना है कि हमने पिछले 4 साल में जो ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति एक सहानुभूति पूर्वक रवैया अपना करके रखा है, साथ साथ एक संतुलन बना करके, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, एक संतुलन बनाने की आवश्यकता थी कि सबसे बड़ी चुनौती हमारी सरकार के या किसी भी सरकार के सामने वो ये है कि सरकार समाज के लिए है या समाज सरकार के लिए है। यानी कि समाज सरकार के खजाने में जो पैसा जमा कराए वो सारा पैसा सरकार अपने ऊपर खर्च ले, या सरकार में काम करने वाले लोग वह जनता से, समाज से मिले हुए पैसे में से अपने ऊपर खर्चने के बाद पैसा बचा करके और समाज के हित में वो खर्च करें, विकास के लिए खर्च करें। तो हमारे सामने जब भी लक्ष्य रहा कोई निर्णय करने का, हमको 2.5 करोड़ जनता जिसको हमने देवी मान करके, देवता मान करके, इष्ट देव मान करके हमने उनकी पूजा करते हुए सेवा करने का संकल्प लेकर के काम किया, उस नाते से हमारे हर निर्णय में ये विशेषता रही कि हमने जनता के हित को ध्यान में जरूर रखा है। आपने प्रदेश की जनता के संदर्भ में तमाम बातें कहीं, लेकिन आपसे भी मेरा सवाल एक बार वही है जो मैं धनखड़ जी से जानना चाहता हूँ। धनखड़ जी ने उसके संदर्भ में बताया कि प्रदेश की जनता का मौका तो आपको सेवा का तब मिलता है जब नारनौंद क्षेत्र की जनता आप पर विश्वास जताती है। नारनौंद क्षेत्र की जनता ने आप पर विश्वास जताया था, बड़ी ही मुश्किल सीट वहाँ मानी जाती थी, लेकिन वहाँ पर आप बड़े बहुमत से जीते। तो जो बहुमत आपको मिला, उस बहुमत के तहत अपेक्षा भी आई होगी। उन अपेक्षाओं पर आप अपने स्तर पर क्या आंकते हैं, कितना खरे उतर पाए हैं इन 4 सालों में आप? निश्चित तौर पर मैं नारनौंद क्षेत्र के जनता, मेरे मालिकों का आभारी हूं कि उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुन करके मुझे हरियाणा की जनता का सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और एक विधायक प्रतिनिधि के नाते मेरा पहला कर्तव्य नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने का भी रहा। और मैंने कोशिश की पिछले 4 सालों में अपने तमाम सरकार में मंत्रिमंडल के सहयोगियों और सब अन्य साथियों के सहयोग से कि नारनौंद के विकास को एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाया जाए। जैसे धनखड़ जी ने कहा था कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, पर दुर्भाग्य से हमारा नारनौंद जो हरियाणा के ठीक मध्य में आता था, वह कहीं इस विकास की प्रक्रिया से पीछे छूट गया था। और 20-25 साल में लोगों को ध्यान में भी नहीं था कि नारनौंद नाम का कोई विधानसभा क्षेत्र विकास के नक्शे और मानचित्र पर भी कहीं है। और उसका परिणाम यह हुआ कि 3 लाख लोगों की आबादी वाला क्षेत्र, एक भी उसके अंदर कॉलेज नहीं था। जैसे धनखड़ जी ने कहा कि सब डिवीजन नहीं, एक तहसील मात्र उसमें थी। अधिकारी जो है वो 60 किलोमीटर दूर वो हिसार जिला मुख्यालय से आकर के वहाँ कभी कभी हमारे साथ में वो आते थे। आज नारनौंद में एक सब डिवीजन बन गया, एक तहसील बन गया, एक सब तहसील बन गया, नया ब्लॉक बन गया। एक भी कॉलेज नहीं थे, 4 कॉलेज आज ऑपरेशनल हो गए हैं, उनके क्लासेस लगनी शुरू हो गई हैं। 4 नए कॉलेज सरकारी खुल गए। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मुझे नहीं लगता कि उनके विधानसभा क्षेत्र किलोई में आज भी 4 कॉलेज होंगे। 4 नए सरकारी कॉलेज, 4 सरकारी ITI। इसके अलावा धनखड़ जी के सहयोग से जब ये इरिगेशन मिनिस्टर थे, लगभग 100 करोड़ की लागत से 35 साल तक हमारी नहरों का वहाँ काम नहीं हुआ था। 100 करोड़ की लागत से पेटवाड़ मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और हिसार डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों को कंप्लीटली नया बनाने का काम किया। खेत की अंतिम टेल तक पानी पहुंचा। और वहीं नारनौंद के अंदर नए 100 बेड का हॉस्पिटल बनकर के तैयार हो रहा है। नए CHC, नए PHC लगे हैं। 500 करोड़ रुपए की लागत से एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिपो वह नारनौंद के अंदर अब बनने वो पूरा होने वाला है। और चारों तरफ की सड़कें हमने बनाई हैं। तो कुल मिलाकर के पीने के पानी की व्यवस्था, 60 गांव हैं, हर गांव में
घर घर पीने की पानी की व्यवस्था पहुंचे। इसमें लगभग कुल मिलाकर के 200 करोड़ रुपए की लागत से पीने के पानी के प्रोजेक्ट हर गांव के अंदर वो उनका क्रियान्वयन हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि नारनौंद की विकास में जो 25 साल की कमी थी उसको पूरा करते हुए हमने उसको केवल धरातल पर लाने का काम किया है। असली इमारत और असली इबारत तो भी लिखना और बनाना बाकी है, अभी तो केवल चलना शुरू किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि नारनौंद भी हरियाणा के विकसित क्षेत्रों में आने वाले समय में गिना जाएगा, माना जाएगा। कैप्टन साहब ने कहा कि अभी तो चलना शुरू किया है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो कमोबेश आज हम अपने दोनों मंत्रियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने जोशो खरोश के साथ अपने 4 साल के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया प्रदेश की जनता के समक्ष, आप सब महानुभाव के समक्ष। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आप हमारे दोनों अतिथियों का अभिनंदन करें। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जनता टीवी परिवार की ओर से कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे इस आयोजन को गरिमा प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूँगा अपने साथी अमित और पूजा से कि वो अब आगे की कार्रवाई का संचालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और वक्त दिया हमारे उन दोनों मंत्रियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करना चाहूँगी जनता टीवी के सीईओ दीपक अरोड़ा जी से कि वो मंच पर आएं। और अब हम गुजारिश करना चाहेंगे हिमांशु द्विवेदी जी और दीपक अरोड़ा जी से कि वो प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी का सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। और आप दोनों से ही गुजारिश है कि आप कृषि मंत्री ओपी धनखड़ जी का भी सम्मान करें। जोरदार तालियां एक बार उनके लिए भी। और कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। तो हमारा जो आखिरी सत्र है उसका भी आगाज होने जा रहा है और सभागार से दूर है मुख्यमंत्री, और कुछ ही देर में सभागार में भी हमारे बीच मौजूद होंगे और फिर मंच पर, और उन्हें भी सवालों का सामना करना होगा। और अब हम अपने दोनों खास मेहमानों प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, इसके साथ ही कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।